नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी 2024 में। और आज के इस सीरीज में, इस क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो भी इस बार यूपीएससी 2024 में जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती हैं, उन रोगों के बारे में हम जानेंगे। ये महत्वपूर्ण है। तो आइए इस क्रम में अगर हम शुरुआत करें, तो अगर हम आज के पहले डिजीज की बात करें तो वो है निपाह वायरस। निपाह वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जानते भी होंगे, या पिछले 2-3 वर्षों से काफी चर्चा में भी है। तो क्या है इसके बारे में, और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं होंगी। तो निपाह वायरस जो है वो एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस क्या होता है कि वैसे वायरस जिनका संक्रमण या जो जानवरों से मनुष्यों में संचरित होते हैं, उन्हीं को जूनोटिक वायरस कहा जाता है, जिनका संचार जानवरों से मनुष्यों में होता है। ये निपाह वायरस जो है वो क्या है, एक जूनोटिक वायरस है, जानवरों से इंसानों में संचरित होने वाला वायरस। ये क्या है कि इसके लिए बेसिकली इंसेफेलाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव है पैरामाइक्सोविरिडे श्रेणी और हेनिपा वायरस जीनस वंश का। यह एक आरएनए है या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। आपको बस इतना ध्यान रखना, पूरा डिटेल इसमें ध्यान में नहीं रखना। यह क्या है, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, ठीक है। तथा हेंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है। एक वायरस है हेंड्रा और एक हो गया निपाह। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एकदम क्लोज है, बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है। इसमें आपका 2 वायरस कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली वैसे चर्चा में तो निपाह ही रहता है, लेकिन बाई चांस हेंड्रा के बारे में भी आ जाएगा तो लगभग लक्षण इसके निपाह जैसे ही होते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या है कि हेंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है। जो हेंड्रा वायरस है, इसका संक्रमण एक दुर्लभ उभरता हुआ जूनोसिस है, क्योंकि ये भी जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला रोग है, जो कि संक्रमित घोड़ों और मनुष्यों दोनों में गंभीर अथवा अक्सर घातक बीमारी का कारण हेंड्रा वायरस बनता है, ठीक है। तो निपाह और हेंड्रा की बहुत ही घनिष्ठता है, बहुत ही निकटता है, ये ध्यान में रखेंगे। पहली बार अगर हम निपाह वायरस के बारे में अगर बात करेंगे, पहली बार इसके बारे में पता कब चला, तो 1998-99 के दौर में मलेशिया और सिंगापुर में यह पाया गया। तो 1998 में मलेशिया और 1999 में सिंगापुर में निपाह वायरस पहली बार पाया गया। इस बीमारी का नाम, मलेशिया में एक गांव है उसका नाम है सुंगई निपाह, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, क्योंकि सबसे पहले इसका पता मलेशिया में चला 1998 में। इसीलिए मलेशिया में गांव है जिसका नाम सुंगई निपाह है, तो उसी निपाह के द्वारा इसका नाम निपाह वायरस रखा गया, क्योंकि सबसे पहले इसका पता मलेशिया में चला था। यह पहली बार वहां पे घरेलू सुअरों में देखा गया था, और कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया गया। ये इसके बारे में ध्यान में रखेंगे, अगर सवाल बनेंगे भी तो यही से बनेंगे। तो इसका जो संक्रमण है वो कैसे, तो ये जो संक्रमण है ये पर्टोपस जीनस यानी फ्रूट बैट अथवा फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है, जो कि निपाह और हेड्रा वायरस का प्राकृतिक स्रोत है, और इन्हीं के द्वारा ये क्या है, इसका संचार होता है। यह वायरस ज्यादातर चमगादड़ के मूत्र और संभावित रूप से चमगादड़ के मल, चमगादड़ के लार और जन्म के समय तरल पदार्थों में मौजूद होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरीके से फैलता है। मान लो चमगादड़ का मूत्र है, मल है, उसको कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा वगैरह अगर जाकर टच कर लिया, सूंघ लिया, तो उसके द्वारा वो संक्रमित हो गया और उससे फिर मनुष्य। तो इस तरीके से संक्रमण का दौर इसका फैलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके लक्षण क्या है, अगर निपाह वायरस से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो इसके लक्षणों में है बुखार, सिर दर्द। अगर कोई मनुष्य संक्रमित हो जाता है तब बुखार, सिर दर्द, उनिंदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा और संभावित मृत्यु, ये सभी इसके लक्षण है। ये सब इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें बात करें तो इसकी रोकथाम वगैरह कैसे हो सकती है, तो इसके रोकथाम में बात करें तो वर्तमान में मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। निपाह वायरस के लिए चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। निपाह वायरस से जो मनुष्य संक्रमित होते हैं उनकी गहन देखभाल वगैरह की आवश्यकता होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे। इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। स्टेटमेंट वाइज अगर प्लेस में आएगा तो आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। अगला जो एक और है वो है येलो फीवर। येलो फीवर भी काफी चर्चा में रहा है, अब इसके बारे में भी जानेंगे क्या है येलो फीवर, क्या खास है, कहां से यह प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती है।
तो अगर हम येलो फीवर या पित्त ज्वर के बारे में बात करें तो यह एक संक्रामक रोग है, ठीक है, जो कि मच्छरों से फैलता है, ये ध्यान में रखेंगे, और वैसे मच्छरों से जो मच्छर ज्यादातर दिन में काटते हैं, ठीक है। 2023 तक अफ्रीका के 34 देश और मध्य और दक्षिण अमेरिका के 13 देश या तो पीले बुखार यानी पित्त ज्वर या येलो फीवर के लिए स्थानिक है, यहां पे लोकल तौर पे यहीं पे ये ज्यादातर पाए जाते हैं, या ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पीले बुखार या पित्त ज्वर के लिए स्थानिक है। कौन कौन से? अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के 34 देश है, और मध्य दक्षिण अफ्रीका के 13 देश है जहां पे येलो फीवर वहां की स्थानिक बीमारी है। पित्त ज्वर को एक टीके के द्वारा रोका जा सकता है, ध्यान में रखेंगे, जो सुरक्षित और किफायती है, और पित्त ज्वर के टीके की खुराक जीवन भर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है इस बीमारी से। इस पे अगर हम बात करें तो पित्त ज्वर क्या है कि आपने देखा है कि किससे फैलने वाली बीमारी है, तो मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है, पीलिया जैसी होती है, जैसे जॉन्डिस होता है ना उस जैसे, इसलिए इसका नाम पीला ज्वर रखा गया है, इसीलिए इसे पित्त या पीला के नाम से भी जाना जाता है। जॉन्डिस नहीं, जॉन्डिस जैसी है, ठीक है, इसीलिए पित्त ज्वर से होने वाली मृत्यु अनुपात में कहीं ज्यादा है, ठीक है, इसलिए अफ्रीका के कुछ हिस्सों और मध्य दक्षिण अमेरिका में जो कि स्थानिक है वहां का ये रोग, वहां पे यात्रा करने से पहले अनिवार्य रूप से इसका टीका लगवाया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति अफ्रीका के उन देशों में जा रहा है जहां पे ये स्थानिक रोग है, या मध्य दक्षिण अमेरिका के उन देशों में जा रहा है जहां का यह स्थानिक रोग है, तो उन व्यक्तियों को वहां जाने के पहले इसका टीका लगवाना जरूरी होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसका जो टीका है उसे 17D के नाम से जाना जाता है, इस रोग को भी बेसिकली 17D कहा जाता है क्योंकि इसका जो टीका है उसका नाम 17D है, और यह जो वैक्सीन है यह येलो फीवर के लिए बिल्कुल सुरक्षित वैक्सीन मानी जाती है। WHO के अनुसार पित्त ज्वर को एक अत्यंत प्रभावी टीके की सिर्फ एक खुराक के द्वारा रोका जा सकता है, जो सुरक्षित और सस्ती होने के साथ साथ इस बीमारी के खिलाफ निरंतर प्रतिरक्षा और जीवन भर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति इसका एक टीका लगवा लेगा 17D का, तो जीवन भर येलो फीवर से वह संक्रमित नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, ये सब खास बात है। इस संदर्भ में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC अटलांटा के द्वारा क्या कहा गया है कि इसकी जानकारी के अनुसार कि इस टीकाकरण के उपरांत गंभीर नुकसान या मृत्यु बहुत कम होती है जो व्यक्ति इस टीके को लगवा लेते हैं। हालांकि पित्त ज्वर के टीकाकरण के बाद कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे होता है ना कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट कभी कभी हो जाता है, तो उसमें जैसे हल्का बुखार, शरीर में दर्द, लालिमा या सूजन हो सकता है, लेकिन यह समस्या भी 4 लोगों में सिर्फ एक को होती है। जैसे आप लोगों ने कोविड के बारे में देखा है कि कोविड की जब वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाया था, तो किसी किसी व्यक्ति में ऐसे सिम्टम्स आए थे, हल्का बुखार वगैरह। और वैसे भी कोविड का इस सीरीज में नहीं है क्योंकि कोविड के बारे में भली भांति सबको पता है, इसीलिए इस वाले सीरीज में हमने कोविड के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अगला जो है वो है डिजीज एक्स। अब डिजीज एक्स क्या है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय काफी चर्चा में है। तो ये एक्चुअली डिजीज एक्स की क्या है ना कि ये नाम से ऐसे होता है ना कि जैसे आप लोग जब गणित पढ़े होंगे तो कोई संख्या के बारे में जब ज्ञात करना होता था या पता करना होता था, तो हम या किसी संख्या की वैल्यू पता करनी होती थी, तो गणित के विषय में हम ऐसा करते थे ना कि मान लेते हैं कि संख्या की वैल्यू क्या है, एक्स है। उसी तरीके से डिजीज एक्स है। इस पे वैसे संभावित रोगों के, वैज्ञानिकों ने वैसे संभावित रोगों को जो आने वाले समय में हो सकते हैं और जो कि कोविड से भी ज्यादा महामारी फैला सकते हैं, उनकी कैटेगरी को एक्स रखा है। एक्स इसलिए रखा है कभी उनके नाम के बारे में पता नहीं चला है, इसी वजह से डिजीज एक्स क्या है इस समय काफी चर्चा में, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। डिजीज एक्स क्या है? किसी बीमारी का नाम नहीं है, पहली बात यह ध्यान में रखें। इसका तात्पर्य भविष्य में आने वाली ऐसी बीमारियों से है जो मनुष्य जाति को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक, इसका संबंध ऐसे है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी न होने की वजह से WHO ने फिलहाल इसे क्या नाम दिया है? एक्स। माना इस बीमारी का नाम एक्स है क्योंकि उसके अभी नामकरण नहीं हुआ है, आने वाली बीमारियों के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं चला है। ऐसा पहले भी हुआ था, जैसे जब कोविड आया था ना, तो जब ये नहीं पता चला था कि यह कोरोना वायरस है, तो इसका भी नाम पहले एक्स ही रखा गया था, लेकिन जब इसके लक्षण, बीमारी, कारण ये सब जब सामने आए तब उसका नामकरण कोरोना वायरस किया गया। वैसे ही इस तरीके की कोई भी आने वाले समय में महामारी आती है तो जब उसके लक्षण वगैरह चीजें पता चलेंगी, कारण पता चलेंगे, तब उसका नामकरण होगा। तब तक ये डिजीज एक्स के नाम से जाना जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो डिजीज एक्स एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल संक्रमण से पैदा होने वाली बीमारियों के संदर्भ में किया जाता है, यानी जूनोटिक रोगों के बारे में ज्यादातर जो जानवरों से
मनुष्यों में संचारित होता है, वैसे में ज्यादातर किया जाता है। यह किसी भी जानवर से फैल सकता है, जैसे बंदर, चमगादड़, सुअर, चूहे इत्यादि। ये है डिजीजेस जो इस समय काफी चर्चा में है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है नोमा। आखिर में नोमा डिजीज क्या है? ये एक्चुअली एक मुंह और चेहरे की बीमारी है और ये अफ्रीका में ज्यादातर पाया जाता है और तकरीबन 2 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों को या 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों को वहां पे इससे ज्यादा संक्रमित होते हैं। तो क्या है इसके बारे में हम लोग खास देखते हैं। तो WHO ने नोमा संबंधी स्वास्थ्य चुनौती का समाधान करने और इसके रोकथाम और उपचार के लिए संसाधन आवंटित करने की तत्काल आवश्यकता पर फोकस किया है और ऐसा करते हुए WHO ने नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में रखा है। क्या है कि WHO क्या करता है कि रोगों को जिस एरिया में फैलते हैं उनका प्रसार होता है उस आधार पे कैटेगरी, जैसे उष्णकटिबंधीय एरिया में हुआ तो उष्णकटिबंधीय रोग, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय एरिया में हो तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, इस तरीके से नामकरण WHO करता है। तो WHO ने क्या किया कि नोमा डिजीज को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया है। तो इसलिए चर्चा में ध्यान में रखिएगा। नोमा जिसे कैक्रम ऑरिस या ग्रेगिनस स्टामाटाइटिस, ठीक है ना, के रूप में भी जाना जाता है, एक गंभीर ग्रेविनस बीमारी है जो गरीब समुदायों में 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को ज्यादातर प्रभावित करती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गैंग्रीन एक खतरनाक तथा संभावित रूप से घातक स्थिति को दर्शाता है जो ऊतक के एक बड़े क्षेत्र में रक्त प्रवाह बंद होने से यह होता है। तो ध्यान में रखेंगे 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को ज्यादातर प्रभावित। नोमा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नोमा जो है एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक शब्द जिसका नाम है नोमे, नोमे से लिया गया, जिसका अर्थ होता है भक्षण करना, ठीक है ना। और यह मुंह और मुंह के गंभीर गैंग्रीन के रूप में प्रकट होता है। ये एक्चुअली जो रोग होता है ना, मुंह में ही ये रोग होता है, इसीलिए इसका नाम वहां का एक ग्रीक शब्द है नोमा। इसका होता है भक्षण करना, कोई भी व्यक्ति कोई चीज खाता है तो मुंह से खाता है। ये जो संबंधित रोग है मुंह से संबंधित रोग है, मुंह और मुंह के गंभीर गैंग्रीन रोग है, ये ध्यान में रखेंगे। साक्ष्य के अनुसार नोमा मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कारण होते हैं। जो बैक्टीरिया मुंह में पाए जाते हैं उसी से यह रोग होते हैं। यह गैर संक्रामक रोग है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके द्वारा दूसरे को फैलेगा नहीं। लगभग 90% की मृत्यु दर के साथ कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण यह रोग होती है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो यह होता है। अत्यधिक गरीबी और कुपोषण में हाशिए पर रहने वाले बच्चों के लिए एक गंभीर खतरा यह पैदा करती है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। भाई मान लो कोई बच्चा है और जो एकदम हाशिए पे कमजोर है, पोषण आहार मिलेगा नहीं तो इम्यून वगैरह शुरू से बिल्डअप होगा नहीं, तो ये सब सारी समस्याएं होंगी। इसके जोखिम कारकों में अपर्याप्त मौखिक स्वच्छता, अगर मुंह की साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं है, अगर कुपोषण से ग्रसित है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम है, और गरीबी भी शामिल है। गरीबी इसलिए शामिल है कि गरीबी है तो उचित पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये बीमारी नोमा ऐसे। अगर इसका भौगोलिक वितरण देखें या ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो भौगोलिक वितरण में किन क्षेत्रों में यह पाया जाता है, तो नोमा जो है विकासशील देशों, खासतौर से उप सहारा अफ्रीका में प्रचलित है ये रोग, ठीक है। खासतौर से कहां पे? उप सहारा अफ्रीका का स्थानिक रोग है जो 3 वर्ष से 10 वर्ष आयु के गरीब बच्चों को, मैं बता गरीब बार बार क्यों फोकस, क्योंकि पोषण की कमी की वजह से भी होता है, तो गरीब बच्चों को ही प्रभावित करता है। कुछ पहले के डेटा से इसके बारे में पता चला कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एकाग्रता शिविरों में नोमा रोग के मामलों की सूचना दी गई थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात है, तथा आर्थिक प्रगति के साथ पश्चिमी विश्व में यह फिर समाप्त हो गई, जो इसकी गरीबी के साथ इसके संबंध को दर्शाती है कि जैसे जैसे गरीबी हटा, लोगों को पोषण तत्व वगैरह में मिलने लगा, तो ये धीरे धीरे उन देशों में समाप्त हो गई जहां पहले थी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पाई गई थी। तो इसीलिए इसको गरीबी से संदर्भित करके देखा जा रहा है, तो इसे ध्यान में रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। परिणाम उपचार की अगर बात करें तो जीवित बच्चे लोगों को मुंह की विकृति, जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन, मौखिक असंयम या वाक समस्याओं से गंभीर जैसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आप देखते ना कभी कभी किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है तो अगर उसे मुंह का लकवा वगैरह लगा तो जिस तरीके से उसके मुंह टेढ़े हो जाते हैं या विकृति हो जाती है, या अगर आपने वो स्मोकिंग का जो सिगरेट का जो डिब्बा आता है उस पे आपने वो जो चेहरे का निशान बना होता है ना अजीब सा, उस सब टाइप की विकृतियां इससे होती हैं, ठीक है।
रोग का शीघ्र पता लगाना आवश्यक है और इस रोग के प्रारंभिक चरण में उपचार इसका प्रभावी होता है, नहीं तो फिर आगे जाकर के ये सब सारे लक्षण इसके तहत देखने को मिलते हैं। इसमें अगर आगे बात करें तो हमने भी पढ़ा कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां, कि WHO ने नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों में शामिल किया है। तो एनटीडी जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संक्रामक रोग है, ठीक है, वैसे रोग जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो गरीबी और खराब स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में पनपते हैं, वैसे लोगों को वैसे रोगों को इस श्रेणी में रखा गया है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो रोग जनको के कारण होते हैं, चाहे वो वायरस से हो, चाहे बैक्टीरिया से हो, या प्रोटोजोआ से हो, या परजीवी कीड़े के कारण रोग हो। अगर इन क्षेत्रों में है तो उन्हें उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां कहा जाता है या इस श्रेणी में रखा जाता है। यहां पे थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा क्या है, तो ये इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहां पे है कि उपेक्षित शब्द कमजोर समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव के बावजूद ध्यान और संसाधनों की कमी को दर्शाता है। तपेदिक, HIV एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में इन बीमारियों पर आमतौर पर अनुसंधान तथा उपचार के लिए कम वित्त पोषण मिलता है। तो ये सब खास बातें हैं उपोष्णकटिबंधीय एरिया के लिए। एनटीडी में कौन कौन से रोग उदाहरण में है, जैसे संपदर्श का जहर, खुजली, जमहाई, ट्रेक्रोमा, लिस्मेनियासिस, चगास, ये सभी रोग हैं जो कि इससे संबंधित हैं। अगला जब एक और हम अगर रोग की बात करें तो यह है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस है जो रोग है, इसी जो ये आपके समजीव या कीड़ा कुछ भी कह लें, इसी की वजह से फैलता है। तो खास बात क्या है इसके, अगर हम देखें यहाँ पे तो स्क्रब टाइफस, इसको ना बुश टाइफस भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपके पास बुश टाइफस आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, स्क्रब टाइफस और बुश टाइफस दोनों एक है। ये ओरिएंटिया सुसुगामुसी बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है ना। और ये क्या है कि इसका संक्रमण कैसा है, अगर कोई चीगर्स, जो अभी आपने इमेज में देखा ना, उसे अगर एक टर्म के तहत नाम कहे तो उसे चीगर्स कहा जाता है, या जो चीगर्स संक्रमित है यानी लार्वल माइट्स के काटने से व्यक्तियों में फैलता है, ठीक है ना। अगर मान लो वो जो चीगर्स है वो चीगर्स अगर संक्रमित हो गया है स्क्रब टाइफस से, अगर वो किसी व्यक्ति को काट लेगा तो वो व्यक्ति भी फिर स्क्रब टाइफस से संक्रमित हो जाएगा। मनुष्यों को यह रोग अधिकतर कैसे होता, चूहों, खरगोशों और गिलहरियों जैसे जानवरों के शरीर पर मौजूद चिगर्स के काटने से होता है। चूहे, खरगोश, गिलहरी, इनके शरीर पर जो चिगर्स मौजूद होते हैं, अगर ये चूहे, खरगोश, गिलहरी उससे संक्रमित है और चिगर्स उन्हें काट लिया और वो संक्रमित चिगर्स जाकर मनुष्यों को काटा, तो प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से इस रोग से, तो दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्र से प्रभावित है। उपचार के बारे में बात करें तो इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। स्क्रब टाइफस का भी एंटीबायोटिक्स से इसका इलाज अभी चलता है, इसके लिए कोई टीका अभी फिलहाल में उपलब्ध नहीं है। अगला जो एक और बात करें तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, सिकल सेल डिजीज, SCD क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। खास है, भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो SCD जो है ना, ये पुरानी एकल जीन बीमारी है, अभी मतलब तत्काल की नहीं, पुरानी। क्या होता है कि आप जैसे देखेंगे कभी व्यक्ति को कभी चोट लग गया हो तो वो चोट कभी उखड़ जाता है या जेनेटिक रूप से, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ये रक्त ताल्पता, तीव्र दर्द का अनुभव, पुरानी चोट या जीवन काल में कमी के कारण एक दुर्बल प्रणालीगत सिंड्रोम का कारण बनता है, ये ध्यान में रखेंगे। खास बात क्या है कि इसके लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण भी हैं, जैसे कि क्रोनिक एनीमिया, जैसे थकान, कमजोरी, पीलापन, ये सब इस रोग के लक्षण हैं, ठीक है। तीव्र दर्द जो है, सिकल सेल संकट में गंभीर रूप से, अगर तेज दर्द होगा और सिकल सेल उससे ग्रसित है तो गंभीर रूप से वो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है, जिससे क्या होगा, हड्डियों में, छाती में, पीठ, हाथ, पैर, इन सब में अचानक और तीव्र दर्द पैदा होता है, ठीक है ना। और विलंबित विकास और यौवन, ये सब इसके लक्षण हैं, ध्यान में रखिएगा सिकल सेल रोग के। उपचार की इसकी बात करें तो उपचार में इसके क्या, रक्ताधान यानी एनीमिया से छुटकारा पाने और तीव्र दर्द संकट के जोखिम को कम करने में इसको हम रक्ताधान के तरीके से मदद कर सकते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया, इसका उपयोग करके, या जो दवा है हाइड्रोक्सी यूरिया, इसका उपयोग करके दर्द की निरंतरता की आवृत्ति को कम कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जो हमेशा दर्द बना रहेगा वो कम होगा। और बीमारी की कुछ दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने में यह दवा काम कर सकती है। इसका इलाज अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा भी किया जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट।
एससीडी से निपटने के लिए भारत सरकार की भी कुछ पहल है कि सरकार ने 2016 में सिकल सेल एनीमिया सहित हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तकनीकी परिचालन गाइडलाइन भी जारी किए हैं। इसके उपचार और निदान के लिए 22 आदिवासी जिलों में एकीकृत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं इससे निपटने के लिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। बीमारी की जांच और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने मध्य प्रदेश में राज्य हीमोग्लोबिन मिशन की स्थापना इसके लिए की गई है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भी भारत सरकार सिकल सेल रोग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें भी योगदान देती है केंद्र सरकार। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि जो केंद्रीय बजट 2023-24 का है अभी जो चल रहा है, इसमें भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का एक मिशन की भी घोषणा की है। तो आप इसको स्टार बना ले लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ये सभी सारी खास बातें आपके लिए। ठीक है, आगे अगर हम इसमें बात करें तो अगला जो हमारा एक और रोग है वो है लेप्टोस्पायरोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी चर्चा में है आजकल, यहां से भी सवाल बनने की उम्मीद है। एक्चुअली ये रोग चर्चा में इसलिए है ना कि ज्यादातर जो मनुष्य है इस रोग के वाहक के रूप में चूहे को समझते हैं कि जो लेप्टोस्पायरोसिस है ये चूहों की वजह से होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसका केवल एकमात्र वाहक चूहा ही है, इसके अलावा भी और भी जानवर है। तो पहली बात तो ये गलत धारणा से हटना होगा कि कभी अगर स्टेटमेंट में आए कि केवल चूहा, तो चूहा नहीं, चूहा के अलावा और भी जानवरों के द्वारा फैलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर इसमें हम बात करें बेसिकली तो जो लेप्टोस्पायरोसिस है ये जीवाणु संबंधी संभावित घातक रोग है जो मानसून के महीनों के दौरान अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, जब मानसून आता है। यह प्रदूषित जल के संपर्क में आने वाले कृषि क्षेत्र, वैसे कृषि क्षेत्र जो प्रदूषित जल के संपर्क में आते हैं, या सैनिटरी सेवाओं में काम करने वाले लोगों हेतु सबसे ज्यादा जोखिम उत्पन्न करने वाला यह रोग है। इसमें अगर हम बात करें तो जो लेप्टोस्पायरोसिस है यह बैक्टीरियम लेप्टोस्पाइरा इंटर ऑर्गन के कारण होता है जो मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के मूत्र में पाया जाता है। जो जानवर इससे संक्रमित है उनके मूत्र में यह पाया जाता है। तो केवल चूहे हैं इसके वाहक, यह गलत है। चूहे भी हैं, ये सही है। ठीक है ना। तो रोग वाहक के रूप में जंगली और घरेलू जानवरों जैसे कि कृंतक, मवेशी, सुअर और कुत्ते, ये सभी इसमें रोग वाहक में शामिल हैं। लक्षण क्या है तो इसके लक्षणों में आप देख सकते हैं हल्के फ्लू जैसे इसके लक्षण हो सकते हैं और इससे लेकर स्थिति जानलेवा हो सकती है। ठीक है, सामान्य लक्षणों में अचानक बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द, कभी कभी इसके कोई भी लक्षण नहीं देखे जा सकते लेकिन वो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है। तो ये सब सामान्य लक्षण है। गंभीर स्थिति अगर होती है इस रोग के कारण किसी व्यक्ति की तो उसके अंग शिथिल हो जाएंगे। ठीक है, जिसका यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब इस रोग के लक्षण है आपके लिए इंपॉर्टेंट। प्रसार की बात करें तो कैसे इसका प्रसार होता है तो जो संक्रमित पशुओं के मूत्र में लेप्टोस्पाइरा की मात्रा पाए जाने के साथ ही संचरण चक्र की शुरुआत हो जाती है। जो पुरुष इससे संक्रमित है उनके मूत्र में लेप्टोस्पाइरा पाया जाता है और यही फिर इसी के द्वारा क्या होता है, संचरण होता है। संक्रमित पशु मूत्र अथवा दूषित मृदा और जल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में इसके संक्रमण का जोखिम रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा क्या है। मान लो कोई पशु इंफेक्टेड है और जो खेती वाला एरिया है, मानसून के दौरान खेतों में पानी भरा या कुछ और उसने वहां पे क्या है कि अपना मूत्र विसर्जित कर दिया और मूत्र विसर्जित कर दिया तो फिर वो इन्फेक्ट हो गया। तो वहां पे जो लोग काम करते हैं वो उससे इफेक्टिव होंगे। ठीक है, त्वचा पर किसी प्रकार का घाव वाले व्यक्तियों में लेप्टोस्पायरोसिस होने की सबसे अधिक संभावना। मान लो हाथ में घाव है और किसान खेत में काम कर रहे हैं और वो जो जल है वो दूषित है तो उनको ज्यादा इंफेक्शन होता है उससे। तो ये इंपॉर्टेंट। अगर हम इसके बचाव की बात करें तो इसके प्रसार को कम करने के लिए किसानों के आर्थिक नुकसान को कम करने हेतु पशु संक्रमण को रोकना, स्वच्छ पशुपालन, उनका रख रखाव उचित तरीके से करना, पशुओं का उचित अपशिष्ट प्रबंधन और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बचाव हेतु मानव, पशु, पौधे, पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परस्पर संबद्धता पर केंद्रित वन हेल्थ दृष्टिकोण जो भारत सरकार का है कि मानव, पशु या पर्यावरण सबकी रक्षा करना, तो इस पे केंद्रित है। यह अपनाने जाने से इसके संचरण की
जो स्थिति है वो कम होगी। इसके बारे में मैंने बताया ना, गलत धारणा है कि ये आम गलत धारणा बना है कि पूरी तरीके से इसे चूहों के साथ जोड़ के देखा जाता है। ये आम धारणा बिल्कुल हटा दे दीजिए, ये बिल्कुल चूहे के साथ नहीं, चूहा भी इसका स्रोत है, इसके अलावा और भी पशु इसके रोगवाहक स्रोत है। ठीक है ना। अगला जो हमारा रोग है उसका नाम है मेनिंजाइटिस। ये क्या है इसके बारे में भी खास देखेंगे। क्या है कि जो मेनिंजाइटिस है ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली सुरक्षात्मक जो झिल्ली होती है ना, उस झिल्लियों में सूजन हो जाता है। जो मस्तिष्क और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको कवर करने के लिए एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली में अगर सूजन हो जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। यह जो मेनिंजाइटिस है यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण के कारण होता है। हालांकि चोट, कैंसर, कुछ दवाएं, अन्य प्रकार के संक्रमण भी मेनिंजाइटिस का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसकी वजह से भी उन झिल्लियों में सूजन आ सकती है। गंभीर सिर दर्द जो सामान्य से अलग बात होता है कि जिसे कहते हैं कि किसी का जनरली सर में दर्द होता है, कि किसी का होता है कि अक्सर शरीर दुखता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। अचानक तेज बुखार, गर्दन में अकड़न या फिर ध्यान केंद्रित, तो ये सब इसके लक्षण है, ये ध्यान में रखिएगा। संचरण इसका कैसे है, तो मेनिंजाइटिस का कारण बनने वाले अधिकांश बैक्टीरिया जैसे कि मेनिंगोकोकस, न्यूमोकोकस और हीमोफिलस, ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यह रोग क्या है, इन्फ्लुएंजा मानव और नाक के गले में अगर पहुंचते हैं ये बैक्टीरिया तो इससे मानव संक्रमित हो जाता है। ये छींकने और निकलने वाली छोटी बूंदों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से भी फैलता है। मान लो कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है, वो छींका तो जो भी उसके छींक के बूंद कण वगैरह नहीं निकले, आसपास में कोई भी व्यक्ति है अगर वो उससे इन्फेक्टेड वो हो सकता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है अक्सर जन्म के समय या मां से बच्चे में फैल जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रभाव क्या है, तो इसका प्रभाव है कि गंभीर स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक परिणामों के साथ साथ घातक और दुर्बल करने वाला यह रोग है, क्योंकि भाई अब व्यक्ति रोगी होगा तो इलाज में खर्च वगैरह, इसलिए आर्थिक और सामाजिक परिणाम। आजीवन विकलांगता भी इस रोग के लक्षण में शामिल है। व्यक्ति आजीवन रूप से विकलांग हो सकता है और सभी देशों में सभी उम्र के लोग इस रोग से प्रभावित हो सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और जीवाणु के संक्रमण के कारण होने वाला मेनिंजाइटिस एक वर्ष में लगभग 2.5 लाख मौतों का कारण भी बनता है। ठीक है, और ये तेजी से फैलने वाली महामारी का रूप भी भविष्य में ले सकती है। इससे प्रभावित प्रत्येक 10 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और प्रत्येक 5वां व्यक्ति दृष्टि हानि, तंत्रिका संबंधी क्षति या संज्ञानात्मकता हानि जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो ये इसके बारे में खास बात है, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। फैलाव क्या है, तो विश्व के सभी क्षेत्रों में इसका फैलाव है। पिछले अगर 10 सालों में बात किया जाए तो मेनिंजाइटिस जो है महामारी की घटना देखी गई, लेकिन यह मेनिंजाइटिस बेल्ट में सबसे आम है, जो उप सहारा अफ्रीका के 26 देशों में ये ज्यादातर फैला है और उसे मेनिंजाइटिस क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, उपलब्ध टीके भी इसके लिए हैं, जैसे मेनिंगोकोकल ये टीका है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी ये टीका है, न्यूमोकोकल टीके, ये सब टीके हैं जो मेनिंजाइटिस से के लिए उपलब्ध है। इसके लिए इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, ये सब कुछ एंटीबायोटिक दवाएं हैं जो कि मेनिंजाइटिस के इलाज के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और ये कुछ टीके भी हैं, तो भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो हमारा एक और इंपॉर्टेंट है ये है वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी रोग जनित वाहक, कि मतलब ऐसे रोग जो वाहकों के द्वारा फैलते हैं, जैसे डेंगू मच्छरों के द्वारा फैलता है, मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो ऐसे इनके बारे में थोड़ा सा यहां पे हम जानेंगे। क्या है कि इस पे खास बात यह है कि जो वेक्टर जनित बीमारियां, इसके बारे में थोड़ा सा WHO का पूरा आंकड़ा है, WHO का डिटेल, इसका सोर्स भी WHO है, कि वेक्टर जनित जो बीमारियां हैं सभी संक्रामक रोगों में से 17% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, जिससे सालाना 7 लाख से अधिक मौतें होती हैं। वे परजीवी, बैक्टीरिया या वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, और रोग वेक्टर जनित रोग क्या होता है, जैसे आप मलेरिया को समझ सकते हैं, क्योंकि ये परजीवी संक्रमण है जो किसके द्वारा, एनोफिलीज मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आप इसके उदाहरण में डेंगू को ले सकते हैं, जो एंडीज मच्छरों के द्वारा फैलने वाला सबसे प्रचलित वायरल संक्रमण है। इसके बारे में डेटा है WHO का, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रोग बस ध्यान में रखिएगा। ये सब जो है ना ये वेक्टर जनित रोग है। वेक्टर जनित का मतलब कि क्या है कि और भी रोग हैं जो वेक्टर जनित होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं चिकनगुनिया बुखार, जीका वायरस,
पीला बुखार, वेस्ट नाइल बुखार, जापानी एंसेफ्लाइटिस, ये सभी जो मच्छर है ना, ये जो सभी रोग हैं, ये मच्छरों के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो ये सब है। इसके सुरक्षात्मक उपायों और सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से कई वेक्टर जनित बीमारियों को रोका भी जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। और वेक्टर जनित रोग के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्या है। वेक्टर यानी वे जीवित जीव जो मनुष्यों के बीच या जानवरों से मनुष्यों में संक्रामक रोग जनकों को प्रसारित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मलेरिया, ये क्या है कि जानवरों से मनुष्य, तो इस तरीके जो रोग वाहक का काम करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनमें कई रोग वाहक रक्त चूसने वाले कीड़े हैं, लाइक मच्छर, आप उदाहरण में यहां पे देख सकते हैं, जो एक संक्रमित मेजबान, यानी जो भी चाहे मनुष्य संक्रमित हो या जानवर संक्रमित हो, मान लो कोई मनुष्य या जानवर मलेरिया से संक्रमित है और वो मच्छर आके उसे काट लिया, और वही मच्छर जाके किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो मलेरिया से संक्रमित हो जाएगा। उसके रक्त के भोजन के दौरान रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को निगलते हैं, जब मच्छर वही बैठकर रक्त पीता है। बाद में रोगजनक के दोहराव के बाद इसे एक नए मेजबान में संचारित करते देते हैं, फिर जाके किसी और को काटेगा, उसे हो जाएगा। अक्सर एक बार जब कोई रोग वाहक संक्रामक हो जाता है तो वो प्रत्येक बात के काटने के दौरान अपने शेष जीवन के लिए रोगजनक को प्रसारित करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी अगर कोई भी मच्छर अगर मलेरिया से संक्रमित है उदाहरण के लिए, तो जब तक जिएगा वो जिसको भी काटेगा उस व्यक्ति को मलेरिया होने की ज्यादातर संभावनाएं हैं। वेक्टर जनित रोग क्या होते हैं? तो वेक्टर जनित बीमारियां परजीवियों, वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाली मानवीय बीमारियां हैं जो कि वेक्टर के द्वारा प्रसारित होती है, यानी रोग वाहकों के द्वारा। हर साल जैसे मलेरिया, डेंगू, शिस्टोसोमियासिस, मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस, लिस्मेनियासिस, आपको रोगों का नाम याद नहीं रखना लेकिन ध्यान में रखिएगा, चगास रोग, पीला बुखार, जापानी एन्सेफेलाइटिस और ओंकोरोसेरियासिस, ये सब जो बीमारियां हैं ये सब रोग वाहक हैं, वेक्टर जनित रोग हैं। इनके द्वारा हर साल 7 लाख से अधिक मौतें होती है और ये WHO का आंकड़ा है। ये इसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। और इस बीमारियों का बोझ उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक है। WHO ने यह भी देखा कि ये जो रोग है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे सबसे गरीब आबादी को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। 2014 के बाद से कई देशों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका के बड़े प्रकोप ने आबादी को प्रभावित भी किया है। आपने देखा भी है, सुना भी है, हमेशा हमने न्यूज वगैरह में। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जान गई है, उस देशों में लोगों की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। चिकनगुनिया, लिस्मेनियासिस, ये सब जो बीमारियां हैं इनके द्वारा क्या है कि जीवन भर पीड़ा, विकलांगता और कभी कभी कलंक का कारण, ये सब सारी चीजें हैं। ये जरूर ध्यान में रखिएगा वेक्टर जनित रोगों के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में था, रोगों के बारे में था जो हमने पढ़ा, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में सवाल बनने की संभावनाएं होंगी। तो चलिए फिर कल हम मिलेंगे अपने कुछ और नए सीरीज के साथ, मतलब नए टॉपिक के साथ। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।